बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग के एक फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड 11 फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। उस सेगमेंट को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं टाइटल लिख देता हूँ। ये है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक स्टूडेंट, ये है क्या और ये टाइटल कैसे नाम पड़ गया, पहले हम जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, इस सेगमेंट के अंदर जो व्हीट स्टोन का वर्ड है, ये तो साइंटिस्ट के नेम का एक हिस्सा है। इस साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाया। डिवाइस क्या करता है उसको हम बाद में देखते हैं। इस साइंटिस्ट ने एक डिवाइस बनाया। अगर आप उसकी फिजिकल शेप देखेंगे तो उसकी फिजिकल शेप कुछ इस तरह की है। इस तरह का एक छोटा सा बॉक्स होता है। ये छोटा सा बॉक्स है और इस बॉक्स में से 4 डिफरेंट हार्ड वायर्स बाहर निकली हुई होती है। ये 4 डिफरेंट हार्ड वायर्स है और जब इसको यूज करना होता है तो इसका जो ग्राउंड नीचे लोअर पॉइंट है, सिर्फ ये कनेक्ट होता है और ये ब्रिज की तरह अपने पिलर्स पर यूं ही खड़ा रहता है। तो फिजिकल शेप के बेसिस पर साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा ब्रिज। ये जो नाम है, ये ब्रिज, ये फिजिकल शेप के बेसिस पे रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, व्हीट स्टोन तो साइंटिस्ट का नेम और ब्रिज जो है वो फिजिकल शेप के बेसिस पर रखा गया है। तो इस तरह टाइटल है व्हीट स्टोन ब्रिज। स्टूडेंट, ये होता क्या है, ये है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है जिसमें 4 डिफरेंट रेजिस्टर्स 4 रेजिस्टर्स यूज होते हैं एक लूप में। लूप कहते हैं क्लोज पाथ को, जिसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। और ये यूज होता है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। व्हीट स्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस in which 4 different resistors are used in a loop and used to determine the value of unknown resistance. Right? अब इस टॉपिक में करना क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, इसको हम जरा फिगर से इसके ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि इस टॉपिक में आप करेंगे क्या। देखिएगा, देखिए, सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाइए। आप एक स्क्वायर बनाइए। आप एक पहले स्क्वायर बनाइए। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया। ठीक है। स्क्वायर के कितने साइड्स हैं? 4। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, हर साइड पर एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए। हर साइड पर एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए। तो मैंने इसको जरा सा यहां से ये किया, यहां से ये किया, ताकि चारों साइड्स के अंदर थोड़ी सी जगह बच जाए। और मैंने ये रेजिस्टेंस हर साइड पर लगा दी। यहां पर ये रेजिस्टेंस, यहां पर ये रेजिस्टेंस, यहां पर ये रेजिस्टेंस, यहां पर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये हमने लगा दी। अभी जो 4 रेजिस्टेंस है, स्क्वायर शेप में मैंने 4 रेजिस्टेंस लगाए हैं 4 साइड्स पर, तो इसके 4 कॉर्नर्स भी फॉर्म हो गए। 1 2 3 4। किसी भी 2 ऑपोजिट कॉर्नर से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कीजिए। गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ एक डिवाइस है जो करंट की, लो करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप किसी भी 2 टर्मिनल से, ऑपोजिट टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कीजिए। तो मैंने ये कनेक्ट किया, मैंने ये कनेक्ट किया। ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये मैंने कनेक्ट कर दिया 2 ऑपोजिट कॉर्नर से, 2 ऑपोजिट कॉर्नर से।
स्टूडेंट्स, अब जो टू रिमेनिंग कॉर्नर्स हैं, ये और ये बचे हुए, इसके साथ एक पावर सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए। पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हम लोग बैटरी का सिंबल यूज करते हैं। तो देखिएगा, ये यहां ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, और यहां से ये आपने ये कनेक्शन आप दे रहे हैं पावर सप्लाई का, ये पावर सप्लाई का कनेक्शन है, और इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं इस टर्मिनल के साथ। ये कनेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स, ये जो सर्किट डायग्राम बना, इस सर्किट डायग्राम को हम लोग कहते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, in which four resistors are used in a loop. Loop means closed path. And this device will use to determine the value of unknown resistance. इसमें जो चार रेजिस्टेंस है, अब इधर गौर से देखिएगा। अगर फर्ज कीजिए कि मैं इसको नाम देता हूं, अगर मैंने इसको नाम दिया R1, दिस इज R2, ये R3, ये R4, और मैं कहूं कि इन चारों रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन स्टैब्लिश कीजिए, तो वो रिलेशन ड्राइव होकर आपके पास फिर ये आएगा, दिस और दिस का रेशो, यानी R1 ओवर R2 इक्वल टू, और इन दोनों का रेशो R3 ओवर R4, ये आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जरा याद रखिएगा कि अगर फर्ज कीजिए कि हम खुद से आपको रिलेशंस ये ड्राइव करने के लिए कहते हैं कि R1 ओवर R4 इक्वल टू R2 ओवर R3, आप ये ड्राइव करके दे दीजिए, ये ड्राइव करके दे दीजिए। तो आप ये रेजिस्टेंस कैसे सपोज करेंगे? ये R1 R4 है तो ये R1 R4 लीजिएगा, ये R2 R3 है तो ये R2 R3 ले लीजिएगा। यानी जिस तरीके से आप सपोज करेंगे, रिजल्ट्स में सिंबल्स उसी तरीके से आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हमें फॉर्मूला ये ड्राइव करना है, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4, तो हमने उसके हिसाब से ये वैल्यू सपोज किया है, राइट? ओके। पेपर में ये सवाल नॉर्मली इस तरीके से आएगा कि फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड मींस पावर सप्लाई आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज ड्राइव, फॉर्मूला लिख के देंगे, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ये ऑप्शंस भी पॉसिबल है कि हम आपको एग्जाम में ये लिख के दे दें कि प्रूफ कीजिए P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर X। यानी अगर ये लिख कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने रेजिस्टेंस का, रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका नाम बदल दिया। तो आप भी डायग्राम में नाम बदल दीजिएगा, PQ, तो इसके रेजिस्टेंस का नाम P दे दीजिएगा, इसके रेजिस्टेंस का नाम Q दे दीजिएगा। ये RX है तो इसके रेजिस्टेंस का नाम R दे दीजिएगा, इसके रेजिस्टेंस का नाम X दे दीजिएगा। डेरिवेशंस के प्रोसेस में कोई तब्दीली नहीं होगी, एट द एंड रिजल्ट्स आपको ये मिल जाएगा, राइट? तो फिलहाल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये कि फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज यू विल ड्राइव द रिलेशंस among the resistors which is R1 over R2 is equal to R3 over R4. Object is clear? Okay. आते हैं प्रूफ की तरफ। स्टूडेंट, जब व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिनको यूज करके हम लोग ये डेरिवेशंस करते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं। उनमें से हम लोग टू डिफरेंट कंडीशंस को यूज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहली कंडीशन है वो ये कि हम अज्यूम करें कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। अज्यूम दैट द रेजिस्टेंस
the resistance of galvanometer, the resistance of galvanometer is negligible. यानी अज्यूम किया कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, राइट? अच्छा, जब किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है तो स्टूडेंट्स उस डिवाइस का बिहेवियर एक सिंपल वायर की तरह हो जाता है। वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, इतना कम होता है कि उसको हम लोग नॉर्मली कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस से इग्नोर किया। अगर इसका रेजिस्टेंस इग्नोर किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बिहेवियर है वो एक सिंपल वायर की तरह हो गई है। अब अगर स्टूडेंट इसका बिहेवियर एक सिंपल वायर की तरह हो गया है तो अब आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो देखिएगा, देखिए ये चार रेजिस्टेंस तो बिल्कुल वैसे ही है, यानी वैसे ही स्क्वायर बनाइए। ये मैंने दोबारा एक स्क्वायर बनाया, ये दोबारा स्क्वायर बनाया, ये दोबारा स्क्वायर बनाया, ठीक, ये दोबारा स्क्वायर बनाया। आप एग्जाम में कुछ इस तरह की ऑब्जेक्ट्स लेके जाइएगा कि बस उसको रखा, लाइन से बाउंड्री ड्रॉ कर ली, जैसे कोई प्लास्टिक की पीस या कुछ भी इस तरह कटिंग करके रखा कि एग्जाम में जाकर आपने यूं रखा और यूं क्रॉस कर दिया, बाउंड्री ड्रॉ कर ली तो स्क्वायर ड्रॉ हो गया। या अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना आता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रेजेंटेशन का ख्याल रखिएगा। ये है, फिर मैंने ये रेजिस्टेंस के लिए जगह बना दी और रेजिस्टेंस एज इट इज हमने कनेक्ट कर दिया, यानी रेजिस्टेंस वैसे ही है, नाम में भी कोई तब्दीली नहीं करेंगे, सिर्फ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने इग्नोर किया है, सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इग्नोर किया। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसका मतलब है कि इसका बिहेवियर एक सिंपल वायर की तरह है, इसका बिहेवियर एक सिंपल वायर की तरह है, यानी आपने इन दोनों के दरमियान ये एक सिंपल वायर कनेक्ट कर दिया, ये एक सिंपल वायर कनेक्ट कर दिया। और बाकी ये जो पावर सप्लाई है इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, और ये तब्दीली आप कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब टोटल करंट टोटल वोल्टेज में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, मतलब पावर सप्लाई आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते। तो ये मैंने एज इट इज इसको पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ये पावर सप्लाई में कोई तब्दीली नहीं की गई, ये पावर सप्लाई जो है ये एज इट इज है, ये पावर सप्लाई बिल्कुल एज इट इज कनेक्ट है, राइट? अब स्टूडेंट्स, ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से हमें एडवांटेज क्या मिला? स्टूडेंट, ये जो सिचुएशन थी ना, ये यहां पर चारों रेजिस्टेंस में से कोई भी ना तो सीरीज में कनेक्टेड था और ना ही पैरेलल में कनेक्टेड था। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको ये बताया था कि एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्ट होता है और दरमियान में कोई इंटरफेयर करने वाला कनेक्शन ना हो, यानी दरमियान में कोई ऐसा कनेक्शन ना हो जहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो। इन शॉर्ट कि दो रेजिस्टेंस के दरमियान कोई नहीं होना चाहिए जहां से करंट गुजरे, और जब एक रेजिस्टेंस के दो एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों एंड से कनेक्ट होता है तो वो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। दरमियान में इंटरफेरेंस हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक रेजिस्टेंस के दो एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दो एंड से कनेक्ट होना चाहिए। तो जरा यहां देखिएगा, यहां पर आप किसी को भी ले लीजिए, इसके दो एंड है ये और ये, तो यानी ये और ये दो रेजिस्टेंस ले लीजिए, इसके दरमियान में देखिए ये इंटरफेयर कर रहा है, इसके दरमियान में ये इंटरफेयर करने वाला है, इसके दरमियान में ये है, इसके दरमियान में ये है,
सीरीज में कोई नहीं है। और किसी एक का दो एंड दूसरे के दो एंड से कनेक्ट भी नहीं है। एक का दो एंड दूसरे के दो एंड, एक एक एंड तो कनेक्ट है, दूसरा एंड तो किसी और से कनेक्ट हुआ हुआ है। तो यहां ना तो कोई सीरीज में है और ना ही कोई पैरेलल है। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, सीरीज में तो अभी भी कोई नहीं है, लेकिन यहां पर R1 R3 के साथ पैरेलल में आ गया और इसी तरह R2 R4 के साथ पैरेलल में आ गया। अब देखिएगा, इसके दो एंड्स हैं, एक ये, इसके दो एंड्स हैं, देखिए ये यहां से कनेक्ट और ये यहां से घूमकर आकर ये इससे कनेक्ट हो गया। तो इसके दोनों एंड इसके दोनों एंड से कनेक्ट हो गया। इस तरह इसके दो एंड्स हैं, ये और ये देखिए इसके दो एंड्स हैं, ये यहां से कनेक्ट और ये यहां से घूमकर आकर इससे कनेक्ट हो गया। तो ये इसके साथ पैरेलल में, ये इसके साथ पैरेलल में। तो मैं इसको लिखूंगा हेयर, चलिए यहां लिख देते हैं हेयर R1 and R3 are in parallel, ये पैरेलल में आ गए हैं। और स्टूडेंट्स पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 का वोल्टेज V1 और R3 का वोल्टेज V3 ये आपस में बराबर हो गया। ओम्स लॉ के मुताबिक आपने पढ़ा है कि ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल होता है IR के। तो आप अब इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3 और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से ये और ये पैरेलल में है, मैंने कहा सिमिलरली R2 and R4 are also in parallel, ये पैरेलल का सिंबल है, वैसे पैरेलल का वर्ड लिख दे ज्यादा बेहतर है। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर यानी वोल्टेज बराबर है ओम्स लॉ के मुताबिक। दिस इज I2 R2 और इसकी जगह आपने लिखा I4 R4, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कीजिए ताकि इनका आपस में रिलेशन डेवलप हो जाए। तो आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए या इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा डिवाइड इक्वेशन 1 by 2 और 2 by 1। तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया I1 R1 ओवर I2 R2 इक्वल टू I3 R3 ओवर I4 I4, राइट। इसे हम लोगों ने इक्वेशन 3 का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमने पहली कंडीशन यूज की थी और वो कंडीशन ये थी कि हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल किया था, इग्नोर किया था, और उसको इग्नोर करने से हमें ये रिलेशन फिलहाल ऑब्टेन हुई है। अब हम लोग एक और कंडीशन यूज करेंगे। पहली कंडीशन में हमने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इग्नोर किया, दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां से गैल्वेनोमीटर को ही डिस्कनेक्ट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर को डिस्कनेक्ट करने से सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस गैल्वेनोमीटर का काम करंट मेजर करना है, करंट मेजर नहीं होगा, लेकिन टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी है, सर्किट बैलेंस ही रहेगा। तो हम लोग इस सेगमेंट में क्या कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे। तो एक मरतबा फिर डायग्राम में कुछ तब्दीली, फिर आप एक स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर चुके 3 टाइम्स बनानी पड़ रही है, इसलिए मैंने कहा था कि कोई इस तरह का स्ट्रक्चर रखिएगा कि आप बस उसको रखें और बाउंड्री ड्रॉ कर ले तो आपको स्क्वायर ड्रॉ हो जाए। ये मैंने ड्रॉ किया,
चार साइड पे चार रेजिस्टेंस के लिए फिलहाल फिर जगह बना दी। रेजिस्टेंस एज इट इज मैंने कनेक्ट कर दिया, ये मैंने एज इट इज कनेक्ट कर दिया, ये मैंने एज इट इज कनेक्ट कर दिया। नाम में कोई तब्दीली नहीं। दिस इज R1, R2, R3, R4। अब मैंने गैल्वेनोमीटर को डिस्कनेक्ट किया, तो डिस्कनेक्ट का सिंबल ये है, ये इसका मतलब है यहां पे कोई चीज थी उसको निकाल दी गई है। पावर सप्लाई में कोई तब्दीली नहीं होगी, पावर सप्लाई एज इट इज कनेक्ट होगा, ये एज इट इज कनेक्ट है, यानी इसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर रहे। ये पावर सप्लाई एज इट इज कनेक्ट, पावर सप्लाई एज इट इज कनेक्ट। स्टूडेंट्स, अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ? देखिए, अब पैरेलल में इंडिविजुअली कोई रजिस्टर नहीं है। अब पहले यहां पैरेलल था, अब ये पैरेलल में नहीं रहा, किसी एक का दो एंड किसी दूसरे के दो एंड से कनेक्ट नहीं है। अलबत्ता फायदा ये हुआ कि ये इसके साथ सीरीज में आ गया, ये इसके साथ सीरीज में आ गया। सीरीज में मैंने कहा था कि दो रेजिस्टेंस के एक एंड आपस में कनेक्ट हो, दरमियान में कोई इंटरफेयर करने वाला ना हो। तो अब और से देखिएगा, इसका एक एंड ये आपस में कनेक्ट है, इसको आप यहां से करंट पास नहीं होगा क्योंकि ये तो ब्रेक है। अब ब्रेक है तो आप ये नहीं बोलोगे कि यहां से कोई इंटरफेयर करने वाला मौजूद है, क्योंकि यहां से अब करंट गुजरेगा नहीं, क्योंकि यहां से सर्किट टूटा हुआ है। तो इसका एक एंड इसके एक एंड से कनेक्ट है, दरमियान में कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है। सेम सिचुएशन इसके साथ है, तो इसका मतलब है कि ये और ये सीरीज में, और इसी तरह ये और ये भी सीरीज में कनेक्ट हो गया है, राइट। सीरीज में करंट सेम रहता है, मालूम है आपको, तो इसी का एडवांटेज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा हियर R1 and R2, R1 and R2 are in series। अब ये दोनों सीरीज में हैं तो करंट दोनों में सेम, यानी I1 बराबर होगा किसके? I2 के। I1 बराबर होगा I2 के। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह R3 R4 ये दोनों भी एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड है? सीरीज में, तो इसका करंट भी सेम। आपने कहा R3 and R4, R3 and R4 are also in series। ये भी सीरीज में है, तो इसका करंट भी आपस में क्या होगा? सेम। तो आपने कहा I3 बराबर होगा किसके? I4 के। तो इससे हमें एडवांटेज ये मिला कि करंट के दरमियान रिलेशन आ गया। तो स्टूडेंट, ये जो करंट के दरमियान रिलेशन आया है, अब ये रिलेशन जरा पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 में। ये करंट का रिलेशन पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। आपने कहा पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। अब जब 3 में पुट किया आपने, तो I1 R1 एज इट इज रहने दीजिए, I1 R1 एज इट इज रहने दीजिए। I2 इज इक्वल टू I1, तो I2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? I1। और ये R2 एज इट इज, ये R2 एज इट इज, इक्वल टू I3 R3 ये एज इट इज, एंड I4 इज इक्वल टू I3, तो I4 की जगह लिखा I3, दिस इज R4। क्लियर? ये I1 से I1 कैंसिल, I3 से I3 कैंसिल, तो ये हो गया R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4, राइट। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं विच इज नोन एज
इक्वेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। और यही हमारा ऑब्जेक्ट था। स्टूडेंट, लेक्चर्स के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में ये भी पॉसिबल है कि हम आपको ये प्रूफ करने के लिए दे दें कि फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूव दैट P over Q is equal to R over X, ये प्रूफ करने के लिए दे रहे हैं। तो आप ये जो रेजिस्टेंस का नाम हमने लिया R1, R2, R3, R4, ये नाम आप बदल दीजिएगा, आप कर दीजिएगा PQRS। सेम प्रोसेस से, सेम फिनोमिना से आप वर्क कीजिएगा, रिजल्ट इसके बजाय आपको ये मिल जाएगा। तो एक मर्तबा आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे सरप्राइजेस मिलती रहती हैं, ताकि आपको ये चेक किया जा सके कि आपने कॉन्सेप्ट के साथ ही टॉपिक को स्टडी किया है या नहीं। तो एग्जाम में ये पॉसिबल है कि हम कहें कि फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज राइट R1 over R2 is equal to R3 over R4, और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज P over Q is equal to R over X, राइट। तो ये था टॉपिक आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज का। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट में कोई इश्यू नहीं होगी। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू हो तो आप मैसेज के जरिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर लाइव सेशंस का वेट कीजिए। जब लाइव सेशंस होंगी तो उसमें आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।